तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। और इस कंपनी को जो हम वीडियो बना रहे हैं ये हमारे एक सब्सक्राइबर मिस्टर एस पटनायक की रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं। उनका कमेंट आया था कि सर टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड पे एक वीडियो बनाइए, तो आज हम उनके कहने पे वीडियो बना रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना नाम और उस कंपनी का नाम मेंशन कर दीजिए, तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी उसको वीडियो बना करके आपको उसको रिप्लाई दे दें। तो अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है इसका पहले नाम था विदेश संचार निगम लिमिटेड और 1986 में कंपनी शुरू हुई थी। और उस समय कंपनी एक पूरी तरह से सरकारी कंपनी थी, गवर्नमेंट ओन कंपनी थी। बाद में गवर्नमेंट ने अपना डिसइन्वेस्टमेंट किया और 2002 के अंदर टाटा ग्रुप ने इस कंपनी का 50% जो स्टेक है वो एक्वायर कर लिया और फिर 2008 में इस कंपनी नाम बदल के रख दिया टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो ये कंपनी की हिस्ट्री हो गई। उसके बाद बात करें कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में तो कंपनी जो है डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड करती है। डिजिटल इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि समुद्र के नीचे जो वायर ऑप्टिक्स बिछानी है वो, उसके अलावा डेटा सेंटर बनाने, नेटवर्क सेंटर्स बनाने, जितना भी मोबाइल नेटवर्क से रिलेटेड और साथ साथ इंटरनेट से रिलेटेड जो भी इकोसिस्टम होता है कंपनी उसको बिल्ड करने का काम करती है। और बात करें तो कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा ग्लोबली फैला हुआ है, यानी कि 190 से ज़्यादा कंट्रीज में कंपनी के ऑपरेशंस हैं जहाँ पे कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ साथ बात करें तो कंपनी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज को और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको अपने जो है डिलीवर करती है मैनेज सोल्यूशन, कि जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से भी काम करती है। साथ साथ बात करें तो कंपनी जो पूरे वर्ल्ड की फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उसमें से 300 कंपनी साथ पार्टनरशिप है कंपनी की, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है उसमें मेनली है वाइड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशंस, क्लाउड सर्विसेज, मोबिलिटी, नेटवर्क एंड डेटा सेंटर सर्विसेज। इस तरह की सारी सर्विसेज वो कंपनी अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज को, अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। उसके बाद बात करें तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी होलसेल वॉइस सर्विसेज प्रोवाइड कंपनी है। जो हम फोन पे बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, उसकी जो वॉइस सर्विसेज है उसकी सबसे बड़ी कंपनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और वो क्यों है? क्योंकि टाटा कंपनी के पास में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट होली ओन सब सी फाइबर नेटवर्क है, यानी कि जो सी के नीचे का और लैंड का जो फाइबर नेटवर्क है उसको अकेले जो ओन करने वाली वो सबसे बड़ी कंपनी है। साथ साथ जो कंपनी का फाइबर नेटवर्क है वो कैसा है? वो मोस्ट एडवांस फाइबर नेटवर्क है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस है, अपने सेगमेंट के अंदर काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी कंपनी डेवलप कर चुकी है। तो ये तो हुई कंपनी की ब्रॉड बिजनेस प्रोफाइल। अगर हम बात करें डिटेल में कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की तो कंपनी मेनली 3 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। सबसे पहला है डेटा बिजनेस, दूसरा है वॉइस सर्विसेज और तीसरा है अदर्स। अदर्स के अंदर कंपनी पेमेंट सोल्यूशन और थोड़ा बहुत रियल एस्टेट का काम करती है। अब बात करते हैं पहले डिटेल में डेटा बिजनेस की। कंपनी को डेटा बिजनेस से लगभग 80% का रेवेन्यू आता है और यही कंपनी का मेन बिजनेस है। इसके अंदर भी अलग टाइप के बिजनेस हैं। उसमें कंपनी सबसे बात करें तो नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके अंदर वाइड एरिया नेटवर्क में ईथरनेट कंपनी प्रोवाइड करती है, ग्लोबल वीपीएन कंपनी प्रोवाइड करती है, फिर इंटरनेशनल प्राइवेट लाइन्स होती हैं वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। और इस सेगमेंट के अंदर कंपनी के पास में 2 टाइप के मेजर कस्टमर हैं। पहले हैं लार्ज एंटरप्राइजेस कस्टमर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे सर्विस लेती हैं। उसके अलावा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, जितने भी फोन वाली मोबाइल वाली कंपनीज हैं वो भी इस कंपनी से ये सर्विसेज जो है सर्विसेज लेते हैं। उसके बात करें तो कंपनी बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी रन करती है, इसके थ्रू भी कंपनी अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करती है। कौन कौन सर्विस है उसमें? क्लाउड होस्टिंग है, सिक्योरिटी है, SIP कनेक्ट, माइक्रो टीम सॉल्यूशन, इस तरह की जो सारी सर्विस है ये कंपनी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करती है। उसके अलावा कंपनी मीडिया इकोसिस्टम भी डेवलप किया हुआ है और मीडिया के जितने भी सेगमेंट हैं, मीडिया के, एंटरटेनमेंट के, लगभग सबके लिए कंपनी अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसमें कौन कौन से? जैसे गेमिंग हो गया, स्पोर्ट्स है, न्यूज़ है, केबल टीवी, OTT और ब्रॉडकास्टिंग, इस तरह के जो भी मीडिया के और एंटरटेनमेंट के सेगमेंट हैं कंपनी उसके लिए भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इस सारा का सारा जो कंपनी का अभी तक हमने बिजनेस बात की, सारा का है ये डेटा बिजनेस है कंपनी का। उसके बात करें अगले की तो अगला बिजनेस सेगमेंट है कंपनी का वॉइस सेगमेंट। यहां से कंपनी को 12% रेवेन्यू आता है और जैसे हमने पहले बात की थी पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी होलसेल वॉइस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है ये। और उसका रीजन क्या है कि कंपनी के पास में 1600 से ज्यादा टेलीकॉम पार्टनर्स हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर 1600 के आसपास कंपनी टेलीकॉम पार्टनर्स हैं जिनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और जितने भी हमारे पास बात करें कि अगर 10 इंटरनेशनल कॉल्स होती हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर तो उसमें से एक कॉल इसी नेटवर्क के थ्रू जाती है। तो बहुत बड़ी बात है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 10 कॉल में से एक कॉल यानी कि 10% का जो पूरा एक तरीके से शेयर हो गया वो इसी कंपनी का है।
उसके बाद बात करें जो मोबाइल कैरियर्स हैं, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने मोबाइल कैरियर्स हैं उसमें से 70% जो है वो इसी कंपनी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इतना ज़बरदस्त कंपनी का नेटवर्क है। तो वॉइस के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी कंपनी है और डेटा बिजनेस में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी का मार्केट शेयर है। उसके बाद बात करें कंपनी के अदर बिजनेस सेगमेंट की, तो अदर बिजनेस सेगमेंट में कंपनी इंडिया के अंदर एटीएम नेटवर्क्स जो है वो भी कंपनी लगाती है। जैसे बैंक्स के एटीएम होते हैं, वहाँ से लोग पैसा निकालते हैं, ऐसे अलग से टाटा वालों ने भी अपने एटीएम्स लगाए हुए हैं जिसके थ्रू कंपनी जो लोग हैं वो अपने पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने सब्सिडी कंपनी बनाई है, उसका नाम है टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, और इसके थ्रू ये एटीएम्स का काम करती है। उसके अलावा कंपनी रेंटल इनकम भी अर्न करती है। कंपनी में बहुत सारे लैंड हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जो कंपनी ने रेंट पे दी हो, और वहाँ से भी कंपनी को काफ़ी अच्छी अर्निंग आती है। तो इससे बात करें तो कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है और तीनों में ही कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की, जैसे मैंने बात की कंपनी 190 से ज़्यादा कंट्रीज में अपना काम करती है, तो कौन कौन से एरियाज से कौन कौन सी कंट्री से कंपनी कितना रेवेन्यू आता है वो हम बात करते हैं। तो कंपनी को इंडिया से 44% आता है, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को इंडिया से ही आता है। उसके अलावा यूएस से कंपनी को 14% में आता है, यूके से कंपनी को 7% रेवेन्यू आता है, और सिंगापुर से कंपनी को 5% में आता है। बाकी का जो 30% रेवेन्यू है वो बाकी अदर कंट्री से आता है। तो कुल मिलाकर देखें तो इंडिया में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और ग्लोबली भी काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है कंपनी का रेवेन्यू। उसके बाद करें कंपनी के मेन इंडियन क्लाइंट्स की, तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है टाटा। तो यहाँ पे देखें तो डाबर है, एचसीएल, फेडरल बैंक, इंडिया बुल्स, आदित्य बिरला, स्पाइसजेट, ये सारे इसी कंपनी क्लाइंट हैं। उसके बाद हमने पहले बात की थी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उसमें से 300 कंपनीज को ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो खाली इंडिया नहीं, ग्लोबली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है और काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। तो इस तरह से अगर हम बात करें कंपनी की बिजनेस वाइज तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छा नेटवर्क है कंपनी का। जैसे मैंने बात की थी कि पूरा ग्लोबली जो है कंपनी के वायर्स और सारी जो बात करें स्टेशन हैं वहाँ पे कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जैसे हमने 2 सेगमेंट की बात की थी, डेटा सेगमेंट और वॉइस सेगमेंट। डेटा के अंदर भी देखिए तो मोस्ट एडवांस सबसी फाइबर नेटवर्क है और सबसे बड़ी कंपनी है जो इकलौती हैंडल करती है उस पूरी चीज़ों को। साथ साथ बात करें तो वॉइस सर्विस की, वॉइस सर्विस में भी वर्ल्ड की लीडर कंपनी है, लार्जेस्ट होलसेल वॉइस प्रोवाइडर है। तो कुल मिला के देखें तो बिजनेस वाइज ये कंपनी काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। तो हमने बिजनेस देख लिया काफ़ी अच्छा है, लेकिन नंबर्स के थ्रू कंपनी हमें कैसी दिखाई दे रही है। और किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज़ करता हूँ जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और सबसे पहला जो हम पैरामीटर कंपनी का चेक करते हैं होता है सेल्स या रिवेन्यू। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से कंपनी की जो सेल्स है वो सेम सी आ रही है। 2019 में 1625 करोड़ के आसपास कंपनी के रेवेन्यू थे और 2023 में 17,800 करोड़ रुपए हैं। तो देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी की सेल्स में नहीं आई है, बिल्कुल सेम सा ही पैटर्न चल रहा है। 17,000 16,000 करोड़ के आसपास कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी की सेल्स में दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा बात करें हम अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे देखें तो 2019 और 2020 में 17% और 19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, लेकिन पिछले 3 सालों में कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। और 24% 25% के आसपास का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है। तो कंपनी ने पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ अपने मार्जिन में, अपने प्रॉफिट्स में दिखाई है। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हम पैरामीटर चेक करते हैं नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे देखें तो 2019 में और 2020 में 2 साल कंपनी लॉस में रही है। उसके बाद में पिछले 3 साल देखें तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है। लेकिन यहाँ देखें तो पिछले 5 साल में 2 साल में कंपनी नेगेटिव में गई है, लॉस में गई है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। और उसका रीज़न जो हमें दिखाई दे रहा है वो साफ दिख रहा है कि पहले कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम था, इसलिए कंपनी लॉस में गई है, और बाद में कंपनी ने अपने मार्जिन इंप्रूव करें, इसलिए कंपनी प्रॉफिट में आई है। उसके बाद करें नेक्स्ट पैरामीटर की, तो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है फ्री कैश फ्लो। और यहाँ देखें तो पिछले 5 साल से कंपनी लगातार फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है, और वही देखें तो पिछले 3 साल से काफ़ी अच्छा फ्री कैश फ्लो कंपनी मैनेज कर रही है। तो ये भी काफ़ी अच्छा साइन है कि कंपनी जो है अपने पास कैश मैनेजमेंट भी अच्छे से कर पा रही है। उसके बाद बात करें डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की, तो पहले 2 साल में तो कंपनी को लॉस हुआ तो कोई डिविडेंड कंपनी ने पेमेंट नहीं करा है, लेकिन पिछले 3 साल से देखें तो कंपनी 30% का और 40% के आसपास काफ़ी अच्छा डिविडेंड पेमेंट भी करा है। तो वो लोग जो चाहते हैं कि डिविडेंड में थोड़ा मिलते रहे, तो उस हिसाब से देखें तो 3 साल से तो कंपनी काफ़ी अच्छे से डिविडेंड पेमेंट भी यहाँ पे मैनेज कर रही है। उसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशियो।
और जैसे नाम से पता लगा डेट बाय इक्विटी, इस समय ये पता लगता है कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसमें जो कैपिटल उन्होंने लगाई है, जो पैसा अपना लगाया है, उसमें खुद का कितना पैसा है और बैंक का या लोन का कितना पैसा है। क्योंकि जो अपना पैसा होता है वो तो अपना ही, किसी को इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करनी, किसी को वापस नहीं करना वो पैसा। लेकिन जो लोन लिया है या डेट लिया है तो उसमें कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर बहुत ज़्यादा कंपनी डेट होल्ड करती है तो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है और वो पैसा भी कुछ समय बाद वापस करना पड़ता है अपने बिजनेस में निकाल करके। और इस कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो देखें तो यार है 6.06, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत ज़्यादा डेट कंपनी अपनी इक्विटी के अगेंस्ट होल्ड करती है। 6 के रेशो का मतलब ये है कि अगर कंपनी ने 100 रुपये अपने लगाए तो उसके अगेंस्ट 6 गुना पैसा, यानी कि 600 रुपये जो कंपनी ने लोन के लिए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई डेट कंपनी होल्ड करती है और उसी वजह से कंपनी एक हाईली रिस्की कंपनी बन जाती है। कि ठीक है बाकी सब चीज़ ठीक है, लेकिन डेट एक ऐसी चीज़ होती है जिसने बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रॉब्लम में ला के दिया है और बहुत सारी कंपनियां खराब हो गई हैं डेट की वजह से। टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाना, इंटरेस्ट ने पेमेंट टाइम से नहीं कर पाना, उस वजह से बहुत सारी कंपनियों को दिक्कत आती है। तो यहाँ बात करें तो बिल्कुल इस कंपनी को हाईली रिस्की कंपनी में मैं डालूंगा। दूसरी बात, अगर कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो ठीक है, हम कई बार मान लेते हैं कोई बात नहीं, हर कंपनी डेट होल्ड करती है थोड़ा बहुत, तो उसके अगेंस्ट जो हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब क्या है कि जो भी उस लोन के अगेंस्ट कंपनी को हर साल इंटरेस्ट पेमेंट करना है, उसका कितना गुना पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास अवेलेबल है, जिससे वो हर साल अपना इंटरेस्ट आराम से पेमेंट कर सके। अगर कोई बिजनेस में ऊपर नीचे होता है तो भी उसका पेमेंट हो जाए। और यहाँ पे देखें तो इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज हो रहा है 3.5 टाइम्स, यानी 3.5 गुना पैसा कंपनी के पास अवेलेबल है। ये भी कम है। 5 गुना या उससे ज़्यादा पैसा अगर किसी कंपनी से इंटरेस्ट कवरेज रेशो के लिए होता है तो उसको माना जाता है कि कंपनी डेट को आराम से मैनेज कर लेगी। तो यहाँ पे देखें तो दोनों ही पैरामीटर बिल्कुल खराब है कंपनी के। कंपनी उसमें डेट भी बहुत ज़्यादा है और कंपनी में उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा अवेलेबल नहीं है उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। तो इस तरह से कुल मिलाकर कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो बिल्कुल भी मुझे अच्छे फाइनेंशियल नहीं लगे हैं, खास करके डेट की वजह से। सेल्स की बात करें तो सेल्स भी स्टैग्नेंट सी है, बहुत ज़्यादा सेल्स भी इंक्रीज नहीं हुई है। प्रॉफिट पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छे से बढ़ा है, लेकिन बात करें क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा डेट होल्ड करती है, इसलिए बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए जाएँ। तो दोस्तों अभी तक तो हमने बात कर ली कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी इनकम के हिसाब से, जो शेयर प्राइस है उसके हिसाब से उसके शेयर्स महंगे हैं सस्ते हैं, इसको हम वैल्यूएशन में चेक करेंगे। और किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं। कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। यहाँ हमने कंपनी के फ्री कैश फ्लो का डेटा निकाला था। तो 2021 में कंपनी के पास में था 1800 करोड़ के आसपास, 2022 में 2500 करोड़ रुपए और 2023 में 2800 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का फ्री कैश फ्लो था। अब क्योंकि इसमें तीनों में डिफरेंस आ रहा है तो हम इसका एक एवरेज ले लेते हैं। और पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की कंपनी की एवरेज आ रही है 2400 करोड़ रुपए, यानी कि टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड हर साल लगभग 2400 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है अपने बिजनेस के थ्रू। अब बात करें तो इस फ्री कैश फ्लो के हिसाब से इस पूरी कंपनी की जो फेयर वैल्यू बनती है वो होती है 1,20,000 करोड़ रुपए, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो 2,400 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो हर साल जनरेट कर रही है, उस पूरी कंपनी वैल्यू हो गई 1,20,000 करोड़ रुपए। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू। अब इसको हम पर शेयर में अगर निकालें तो पर शेयर जो कंपनी की फेयर वैल्यू आ रही है 4,200 रुपए, यानी कि हम 4,200 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे। ठीक है, हमने इतना फ्री कैश फ्लो कमाती है तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं किसी भी कंपनी को अगर हम फेयर प्राइस पे या फिर प्रीमियम दे खरीदेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया वो सब क्या है, पास रिकॉर्ड है। हो सकता है फ्यूचर में कंपनी ऐसा परफॉर्म करे ना करे, कोई कंपटीशन आ जाए, गवर्नमेंट रेगुलेशन हो जाए, टेलीकम्युनिकेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो बहुत सारी चीज़ें जो फ्यूचर में चेंज हो सकती हैं। दूसरा, जैसे हमने बात की कंपनी ऑलरेडी हाई डेट होल्ड करती है, तो इस तरह की सारी चीज़ें हम उसको पूरा पैसा देंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो अपने उस रिस्क को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% या उससे कम पे हमें कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम अपना जो भी आने वाला रिस्क है उसको अच्छे से मैनेज कर लें। तो यहाँ पे हम कंपनी का जो फेयर वैल्यू निकाला था 4,200 रुपए, उसका 50% या मार्जिन सेफ्टी हो गया 2,100 रुपए। तो अगर हम 2,100 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को सस्ते दाम पर खरीदेंगे और साथ साथ हमारा जो भी आने वाला रिस्क है उसको भी काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। तो ये तो क्या हमारा प्राइस कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है आज की डेट में कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की कि आज की डेट में कंपनी का क्या शेयर प्राइस चल रहा है। तो आप बता दें आज की डेट में जो कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 1740-42, इस प्राइस के आसपास कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम बात करें
इस शेयर प्राइस हिसाब से, तो इस शेयर प्राइस हिसाब से कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड है, क्योंकि हमने जो फेयर वैल्यू निकालती थी 4200 रुपये, उसका 50% निकाला -50 2100 रुपये। 2100 की जगह देखें तो 1740-50 रुपये के आसपास कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से भी नीचे हमें इस कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हो रहे हैं। लेकिन जैसे हमने बात की थी कि कंपनी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई डेट होल्ड करती है, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी कम है, तो बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि हम इस कंपनी से इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन फिर भी कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, बिजनेस बहुत अच्छा है, मार्केट पोजीशन अच्छी है। अगर कंपनी अपना डेट आने वाले टाइम में रिड्यूस कर लेती है तो बहुत अच्छी कंपनी हो जाएगी। दूसरा, अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप किसी और अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपके साथ कोई अटैच हैं तो उनसे बात करके भी आप डिसीजन ले सकते हो कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। लेकिन कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, सब चीज़ें अच्छी हैं, बस कंपनी डेट होल्ड करती है, ये कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, डेट वाकई में एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है किसी कंपनी को रखने के लिए या उसको डुबाने के लिए। तो इसलिए कंपनी बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।